हेलो माय डियर जन्स, वेलकम टू अमित ट्यूटोरियल कॉमर्स क्लासेस भागलपुर। मैं अमित सर। आज हम लोग बीकॉम पार्ट 2 का एक बेहतरीन चैप्टर पढ़ने वाले हैं। नाम है अमलगमेशन। अगर आप कॉर्पोरेट ऑनर्स हैं तो फिर भी आपके लिए ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, चलिए चैप्टर का नाम लिखते हैं। चैप्टर का नाम है अमलगमेशन ऑफ कंपनीज। कंपनियों का एकीकरण हिंदी हो गया इसका, कंपनियों का एकीकरण। सर ये होता क्या है, एकीकरण का क्या मतलब होता है? हम लोग आज ना देखो कितना मज़ा आने वाला है। कॉमर्स होता ही है प्रैक्टिकली यूज होने के लिए। अगर आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिकली यूज होता है लाइफ में। कंपनी अगर बंद होता है तो बंद होने वाले कंपनी की बुक में एंट्री क्या होगा, और जो कंपनी बंद हो गया उसको कोई ना कोई दूसरा कंपनी सेम टाइप का कंपनी उसको परचेज करेगा। तो जो कंपनी परचेज करेगा उसके बुक में एंट्री क्या होगा, वही हम लोग को सीखना है। अमलगमेशन सोचो ना, अगर कंपनी बंद हो रहा है तो आपको बंद होने वाले कंपनी बुक में एंट्री समझने वाला है, अकाउंटिंग समझ में आने वाला है। और जो कंपनी परचेज कर रहा है उसके रिगार्डिंग में भी आपको अकाउंटिंग समझना है। ठीक है, तो ये अमलगमेशन होता क्या है? सर ये अमलगमेशन एकीकरण, एक हो जाना नहीं होता। क्या है, जब सेम टाइप का टू कंपनी अगर लिक्विडेशन में जाता है और उसके जगह पे एक न्यू कंपनी का निर्माण होता है तो उसी को हम लोग कहते हैं अमलगमेशन। उसी को हम लोग क्या कहेंगे बच्चे? अमलगमेशन। तो अमलगमेशन से रिलेटेड आपके बुक में 2 और चैप्टर है। इस अमलगमेशन से रिलेटेड एक चैप्टर आपका है बच्चे, एक और आगे जब देखोगे एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और एक चैप्टर है आपका दूसरा रिकंस्ट्रक्शन। अब रिकंस्ट्रक्शन ना ये 2 तरह का होता है बच्चे। एक होता है इंटरनल, एक हो गया इंटरनल, और दूसरा ना एक्सटर्नल होता है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। और ये चैप्टर जो देखोगे ना, तो देखो जिस तरह से अकाउंटिंग हम लोग अमलगमेशन का करेंगे वैसे ही अकाउंटिंग एब्जॉर्प्शन का होना है, और वैसे ही अकाउंटिंग एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का होना है, एक्सटर्नल का। ठीक है ये बात ना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हो इस तीनों का मीनिंग जान लो। सर एब्जॉर्प्शन अमलगमेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, और रिकंस्ट्रक्शन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ये 3 चीज जान लो। ठीक है, अमलगमेशन का क्या मतलब हो गया? When same type 2 or more company went into liquidation and a new company is formed is known as amalgamation। जब एक ही तरह का दो कंपनी का समापन, 2 या 2 से अधिक कंपनी का समापन होता है और एक न्यू कंपनी का निर्माण होता है तो वो क्या आ गया बच्चे? अमलगमेशन। समझो इसको ऐसे, जैसे मान लो एक कंपनी ये है, एक कंपनी ये चल रहा था, कंपनी नंबर 1, नाम दे देते हैं एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड एक कंपनी हो गया बच्चे, ये भी आपका कंपनी है वाई लिमिटेड। ठीक है, अब ये दोनों कंपनी ना, एक्स लिमिटेड भी और बच्चे वाई लिमिटेड, ये दोनों कंपनी का लिक्विडेशन हो जाता है, समापन हो जाता है। ये कंपनी भी बंद हो जाता है और ये कंपनी भी बंद हो जाता है। इसके जगह पे एक नया कंपनी का निर्माण होता है जिसको हम लोग नाम देंगे एक्स वाई लिमिटेड। एक्स वाई लिमिटेड, ये नाम कुछ और भी हो सकता है, या जेड लिमिटेड भी बोल सकते हैं इसको, एक्स वाई लिमिटेड भी बोल सकते हैं इसको एलटीडी, और जेड लिमिटेड भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो एक न्यू कंपनी का आपका निर्माण हो रहा है बच्चे, ये आपका अमलगमेशन कहलाएगा। इसको हम लोग कहेंगे न्यू कंपनी का एक निर्माण हो रहा है। समझ में आ रहा है अमलगमेशन का क्या मतलब हो गया? कि 2 कंपनी सेम टाइप का है, सेम टाइप का, अगर मान लेते हैं ये भी गारमेंट का ही काम करता है, कपड़े का, ये इसका भी गारमेंट का ही बिजनेस है,
इसका भी गारमेंट का ही बिजनेस है, सेम टाइप का कंपनी है, दोनों कंपनी बंद हो रहा है। इन दोनों कंपनी जब बंद हो जाएगा, लिक्विडेशन होता है, इन दोनों कंपनी की जगह पे एक न्यू कंपनी का निर्माण होगा, अमलगमेशन कराएगा। क्लियर हो गया अमलगमेशन में ना। सर एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है, ये तो हम लोग ये जो हम लोग समझ गए, ये क्या हो गया बच्चे, अमलगमेशन। अमलगमेशन, ठीक है ये बात। सर एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है, एब्जॉर्प्शन का मतलब तो इसमें दो एग्जिस्टिंग कंपनी होगा। एग्जिस्टिंग कंपनी मतलब पहले से ही कंपनी, दोनों कंपनी चल रहा है, ठीक ना। ये दोनों एग्जिस्टिंग कंपनी है, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड, ये दोनों कंपनी है। तो इसमें ये दोनों कंपनी ना सेम तरह का बिजनेस कर रहा है, एक्स लिमिटेड भी और वाई लिमिटेड, दोनों कंपनी ने सेम तरह का काम कर रहा है, सेम तरह का बिजनेस कर रखा है। दोनों कंपनी ऑलरेडी मार्केट में है, इसलिए इसको भी कहेंगे एग्जिस्टिंग कंपनी, ये भी आपका एग्जिस्टिंग कंपनी है, ठीक है। अब ना इसमें कोई न्यू कंपनी का बंद नहीं होता है, सॉरी न्यू कंपनी का निर्माण नहीं होता है, लेकिन हाँ एक एग्जिस्टिंग कंपनी बंद हो जाता है। तो जैसे मान लो होता क्या है, इस वाई लिमिटेड को परचेज कर लिया एक्स ने, क्या कर लिया बच्चे, परचेज कर लिया। तो अब बताओ वाई लिमिटेड को कौन परचेज कर रहा है, एक्स ने। तो यहाँ पर एक्स कंपनी पहले से ही था ना, था नहीं, एक्स कंपनी पहले से था, वाई भी पहले से था, वाई कंपनी को परचेज कर लिया एक्स ने, इसका मतलब एब्जॉर्ब कर लिया। क्या कर लिया, क्या कर लिया बच्चे, एब्जॉर्ब, अपने में मिला लिया। तो इसमें कोई न्यू कंपनी का निर्माण नहीं होता है। और जानते हो आपको यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, अ न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इसका हिंदी हो गया, एब्जॉर्प्शन के केस में एक नया कंपनी का निर्माण होता है। ट्रू और फॉल्स, सही या गलत, फॉल्स है एब्जॉर्प्शन। तो इसको, इस प्रक्रिया को हम लोग अगर एक एग्जिस्टिंग कंपनी को परचेज कर लेता है, एक एग्जिस्टिंग कंपनी को परचेज कर लेता है दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी ने, इसको हम लोग कहेंगे एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, अमलगमेशन समझ में आ गया, एब्जॉर्प्शन भी समझ में आ गया। सर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन मतलब कंपनी जो है ना अपना रिकंस्ट्रक्शन मतलब पुनर्निर्माण करेगी कंपनी। तो सर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में समझो, सब कुछ करते हैं कि एक कंपनी आपका, ये देखो एक्सटर्नल, ये कंपनी है, इसका नाम मान लेते हैं ए लिमिटेड है, ठीक है। और ये कंपनी ना मार्केट में चल रहा है, और मार्केट में कंटिन्यू इस कंपनी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने लगा। इस कंपनी को जब ये कंपनी मार्केट में चल रहा था, कंटिन्यू था, तो इसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया, कंपनी को फाइनेंशियल डिफिकल्टी हो गया, या इसको हैवी लॉस हो गया। अब जानते हो इसको जब हैवी लॉस हो गया या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया, तो क्या, और इसको लग भी रहा है कि हमको फ्यूचर में उतना बेनिफिट नहीं होने वाला अपना कंपनी से, तो ये अपना कंपनी क्या करेगा, सेल कर देगा। तो ये अपना कंपनी क्या कर देगा बच्चे, सेल कर देगा, किसको, एक न्यू कंपनी आ जाएगा इसके जगह पे, सेल कर देगा किसको, तो एक न्यू कंपनी को। तो ये आपका आ जाएगा एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो इसका मतलब आपको अगर ओवरऑल अगर समझ में आ रहा है, तो क्या आ रहा है कि एक कंपनी ने परचेज कर रहा है दूसरे कंपनी को, यही ना, एक कंपनी ने परचेज कर रहा है दूसरे कंपनी को। तो आप जानते हो ये बात हम आपको सिर्फ माइंड करने के लिए बताया कि अमलगमेशन का क्या मतलब होता है, एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है, और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है। चैप्टर जब हम लोग अमलगमेशन पढ़ेंगे ना, तो इस चैप्टर में आप जानते हो क्या हो गया, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देखो पहले इसको एक मिनट इसको हटा दे, देखो पहले कुछ लिख लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। अब जो है ना, सबसे पहले यहाँ देखो, देखो वैन एवर
a company, whenever a company purchases the business of another company, the business of क्या लिखा है, whenever a company purchases the business of another company, it can be either of amalgamation, absorption or external reconstruction. अब जानते हो ये जो अमलगमेशन देख रहे हो, अमलगमेशन ऑफ कंपनी, इसमें ना ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं है बच्चे। इसमें हम लोग पूरे बिजनेस से परचेज कर रहे हैं किसी दूसरे कंपनी का। अब बताओ, जब पूरा बिजनेस परचेज करते हैं तो यहाँ पर है ना अकाउंटिंग बड़ा सीरियस हो जाता है। और इन सीरियस जब अकाउंटिंग सीरियस होता है ना, तो उस कंडीशन में रूल को कुछ सोसाइटी को कुछ गाइडलाइन दे दिया जाता है ताकि कंट्रोवर्सी में ना फंसे, विवाद ना हो। तो उस कंडीशन में ना ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने इनके बारे में कुछ गाइडलाइन दे दिया अमलगमेशन के बारे में। और सोच लो ना, एक बड़ा इवेंट है, इसीलिए इसके अलग से रूल बना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 आता है बच्चे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में कहा क्या कि जब कोई कंपनी, व्हेनेवर अ कंपनी परचेज द बिजनेस ऑफ अनदर कंपनी, जब भी कोई एक कंपनी ने दूसरे कंपनी के बिजनेस को परचेज कर लेता है, इट कैन बी आइदर ऑफ, वो क्या हो सकता है, अमलगमेशन उसको बोलो, एब्जॉर्प्शन बोलो, या फिर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन बोलो। इनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा अकाउंटिंग करने में। आप अमलगमेशन का जब अकाउंटिंग पढ़ोगे तो एब्जॉर्प्शन चैप्टर का अकाउंटिंग वैसे ही होगा जैसे कि अमलगमेशन का होगा। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का अकाउंटिंग वैसे ही होगा जैसे अमलगमेशन ऑफ कंपनी का होना है। तो ICAI ने इन तीनों में कोई डिफरेंस नहीं रखा। इसलिए अब ना हमको ये टेंशन ही मत लेना है कि ये अमलगमेशन का क्या मतलब होता है, एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है। अब मतलब की बात छोड़े और ये अकाउंटिंग की बात करेंगे हम लोग। समझ में आ गई बात। तो अब देखो इसमें ना एक होगा क्या, एक देखो यहाँ सबसे पहले है कि आप कंपनी परचेज, तो एक कंपनी ने परचेज करेगा तो इसमें एक हो जाएगा परचेजिंग कंपनी, होगा कि नहीं, परचेजिंग एक हो जाएगा बच्चे आपका परचेजिंग कंपनी, एक हो गया। और ये बिजनेस जो खरीदेगा किसका, अनदर कंपनी का। तो अनदर कंपनी जिसका खरीदेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेलिंग कंपनी। तो अब आपको दो कंपनी आ रहा है, एक तो परचेजिंग कंपनी आएगा और एक सेलिंग कंपनी आएगा। परचेजिंग कंपनी ने क्या करेगा, इस सेलिंग कंपनी को परचेज करेगा, नहीं। तो जानते हो बच्चे, सबसे पहले इसको टेक्निकल भाषा में अगर कहें, ये तो परचेजिंग समझ में आ गया, टेक्निकल वर्ड में अगर कहें इसको हम लोग कहेंगे ट्रांसफेरी कंपनी। टेक्निकल भाषा में अगर कहें तो क्या बोलेंगे, ट्रांसफेरी कंपनी। परचेजिंग कंपनी को ट्रांसफेरी कंपनी कहेंगे। अब ना हम ज़्यादातर यूज करेंगे ट्रांसफेरी। आपको क्या समझना है, परचेजिंग कंपनी, खरीदने वाला कंपनी। और इसको टेक्निकल भाषा में जो बोलेंगे ना बच्चे, उसको कहेंगे ट्रांसफेरर कंपनी, ट्रांसफेरर कंपनी बोलो। और इसको ना कभी कभी हम लोग वेंडर कंपनी भी बोलते हैं, वेंडर कंपनी के नाम से भी।
सेलर का वेंडर मतलब सेलर होता है, वेंडर कंपनी। ठीक है, तो चाहे कोई भी इवेंट हो, चाहे अमलगमेशन हो, चाहे एब्जॉर्प्शन हो, चाहे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो एक ही जैसा होना है, वो कौन, अमलगमेशन के तरह। ठीक है, ये बात ना। तो हम लोग अमलगमेशन अगर पढ़ेंगे तो आपके बुक में जो अलग से चैप्टर है बच्चे एब्जॉर्प्शन वो भी क्लियर होगा, और रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर है जिसमें से एक पार्ट इंटरनल है एक पार्ट एक्सटर्नल है, तो वो भी हम लोगों का एक्सटर्नल वाला पार्ट कवर हो जाएगा अमलगमेशन से। अब ना सबसे पहले इसको यहाँ पे समझो कि इसका बिजनेस को ये परचेज करता है ना, इसका जो बिजनेस है, इसका बिजनेस ये परचेज कर रहा है, इसका बिजनेस ये क्या करता है, ये अपना बिजनेस जब परचेज करता है ये बिजनेस ट्रांसफर कर देता है। इसको ट्रांसफर करेगा नहीं, यहाँ पे बिजनेस ट्रांसफर कर देता है। सेलिंग कंपनी अपना बिजनेस किसको दे देगा, इसको दे देगा बिजनेस। अब परचेजिंग कंपनी बदले में इसको क्या देगा, परचेजिंग कंपनी बदले में इसको जो भी प्राइस पे करेगा ना, प्राइस पे करेगा, उसको हम लोग कहेंगे परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन। ठीक ना, क्रय प्रतिफल हिंदी में इसको कहेंगे परचेज कंसिडरेशन को। तो परचेज कंसिडरेशन क्या है, समझ में आया। सेलिंग कंपनी ने अपना बिजनेस किसको दे देगा, परचेजिंग कंपनी को, और परचेजिंग कंपनी ने इसका जो भी प्राइस बनता है, इसके बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ होगा, उस एग्रीमेंट के बदले में जो भी इस परचेजिंग कंपनी ने प्राइस पे करता होगा उसको कहेंगे परचेज कंसिडरेशन। अब जानते हो हम लोग जो अकाउंटिंग करेंगे ना, ये देखो ट्रांसफेरर कंपनी जो देख रहे हो, इसमें दो मेथड है बच्चे। मेथड वन, इसमें दो मेथड है, एक मेथड वन और एक हो गया मेथड टू। मेथड वन और इसके बुक में जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे वो दो मेथड से करेंगे। एक मेथड का जो नाम होगा उसको कहेंगे परचेज मेथड, परचेज मेथड। ठीक है, और दूसरा मेथड की जो बात करेंगे ना बच्चे, उसका मेथड का नाम है मर्जर मेथड, परचेज मेथड और मर्जर मेथड। इसको हम लोग पूलिंग इंटरेस्ट मेथड भी कहते हैं, मर्जर को पूलिंग इंटरेस्ट मेथड भी कहते हैं। तो आपका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है ना बच्चे, वो इसी के रिगार्डिंग में है, इसी दोनों के बुक में जो रिगार्डिंग करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेन इसी के लिए है। ठीक है, तो हम लोग जब इसका ट्रीटमेंट करेंगे ट्रांसफेरर कंपनी में तो मेथड देखेंगे। और अभी ना बच्चे आप सिर्फ नाम को ही ध्यान में रखो, बाद में हम बताएंगे कि परचेज मेथड में क्या करना है और मर्जर मेथड में क्या करना है। ठीक है, उसके बाद इसका देखेंगे हम लोग परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन कैसे निकालेंगे, तो बच्चे इसके भी निकालने के लिए मेथड्स हैं, इसके भी निकालने के लिए मेथड्स आपके बुक में बता रखा है। सर कितना मेथड है, मेथड पर टेंशन मत लेना, ध्यान दो। पहला का नाम है नेट एसेट्स मेथड, दूसरा हो गया बच्चे नेट पेमेंट मेथड, पेमेंट मेथड, और थर्ड हो गया बच्चे शेयर प्रोपोर्शन मेथड बोलो या शेयर एक्सचेंज मेथड बोलो, शेयर्स एक्सचेंज मेथड या प्रोपोर्शन मेथड, शेयर्स प्रोपोर्शन मेथड बोलो। ये तीन मेथड से हम लोग पीसी निकालेंगे, परचेज कंसिडरेशन निकालेंगे। ठीक है, ये बात ना। और इसके बुक में ना बच्चे एक सिंपल सा एंट्री जैसे आप लोग करते थे, इसके ऐसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म आप लोग पढ़े होंगे, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में जर्नल एंट्री जिस तरह से करते थे ना, वैसे ही सेम एंट्री करना है
ट्रांसफेरर के बुक में, सेलर कंपनी के बुक में हम लोग इसके देखेंगे। तो आज ना बच्चे हम लोग सबसे पहले इस पे डिस्कस करने वाले हैं, परचेज कंसीडरेशन कैसे निकाला जाता है नेट एसेट्स मेथड से, नेट पेमेंट मेथड से और शेयर एक्सचेंज मेथड से। तो हम लोग आज पहले इनको चर्चा करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे। इसके बाद पहले किसको देखेंगे, फिर ट्रीटमेंट करेंगे ट्रांसफेरर कंपनी के बुक में ट्रीटमेंट। ठीक है, हटा दें। तो परचेज कंसीडरेशन का मतलब समझ में आया बच्चे, हम लोग आज उसी के ऊपर देखने वाले हैं। देखो आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन, आज हम लोग इसको देखेंगे। तो परचेज कंसीडरेशन का क्या मतलब हो गया कि जब परचेजिंग कंपनी ने, परचेजिंग कंपनी मतलब ट्रांसफेरी कंपनी ने ट्रांसफेरर कंपनी के बिजनेस के बदले में जो अमाउंट पे कर रहा है वो परचेज कंसीडरेशन होता है। नहीं, हम लोग भी जब मार्केट जाते हैं सामान लाने के लिए तो क्या करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं। कोई सामान लेते हैं तो देखना मोल भाव करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं नहीं। तो से देखो मार्केट जब जाते हो तो सेलर कुछ और बताता है सामान का दाम और आप कुछ और बोलते हो, तो दोनों के बीच में बार्गेनिंग होता है और एक फिक्स प्राइस पे आकर के एग्री हो जाते हैं दोनों कि भाई इतना प्राइस देंगे। तो जितना प्राइस में एग्री हो जाते हो दोनों वही पीसी है, परचेज कंसीडरेशन है। परचेज कंसीडरेशन को शॉर्ट में ना पीसी बोलेंगे। ठीक है, तो ये जब हम लोग परचेज कंसीडरेशन देख रहे हैं पहला मेथड से देख रहे हैं, कौन सा, नेट एसेट्स मेथड, नेट एसेट्स मेथड। ठीक है, तो ये जो है ना नेट एसेट्स मेथड जो देखेंगे हम लोग बच्चे, एक बात और, क्या सर जितना भी क्वेश्चन इस चैप्टर में बनाओगे सभी क्वेश्चन में मेन रहेगा सबसे पहले पीसी निकालना। सबसे पहला काम करना कि आपको पीसी निकालना, परचेज कंसीडरेशन निकालना। इसीलिए हम सबसे पहले आज आपको पीसी निकालने सिखाएंगे, कैसे पीसी निकाला जाता है। और ज़्यादातर बच्चे को इसी में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो नेट एसेट्स मेथड से 3 मेथड बताया आपको पीसी निकालने के लिए। पहला मेथड देखेंगे नेट एसेट्स मेथड से। इसमें क्या करना होता है सर, इसमें सबसे पहले होगा क्या, एसेट्स टेकन ओवर, एसेट्स टेकन ओवर बाय द ट्रांसफेरी कंपनी। आपको सबसे पहले क्या देखना है कि ट्रांसफेरी कंपनी ने कौन कौन सा एसेट्स को टेकन किया है, लिया है। ठीक है, और एसेट्स में आप लोगों को मालूम है रियल एसेट्स को लेना है, फिक्टिशियस एसेट्स को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। तो ये जो है ना जितना प्राइस पर लिया होगा, और ये ना बच्चे मार्केट वैल्यू होता है, मार्केट वैल्यू। ठीक है, क्योंकि जो सामान बेचने वाला होता है ना वो जनरली मार्केट प्राइस पर बेचना चाहता है। ठीक है, तो ये मार्केट वैल्यू यहाँ पर लेते हैं हम लोग। ठीक है सर, तो एसेट्स टेकन ओवर बाय द ट्रांसफेरी कंपनी। ट्रांसफेरी कंपनी का मतलब परचेजिंग कंपनी, जो खरीदने वाला है कंपनी। उन्होंने देखना कि कौन कौन सा एसेट्स लिया हुआ है। कुछ एसेट्स नहीं भी रहता है, हो सकता है कभी पूरा बिजनेस देता है तो पूरा एसेट्स ले लिया है। तो इसमें से क्या आ सकता है सर, एसेट्स में से क्या क्या आ सकता है। जैसे आप लोग जानते हो गुडविल आता है, ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि गुडविल आ गया, प्लांट एंड मशीनरी आ गया, प्लांट एंड मशीनरी आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गया, स्टॉक हो गया। तो इन एग्जेक्टिव लिख देते हैं।
जो जो एसेट्स लिया होगा उन सभी एसेट्स का मार्केट वैल्यू दिया होगा, कितना में लिया होगा वो वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे। हाँ, इसमें से एक्सेप्ट कर लेंगे फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स इसमें शामिल नहीं होता है, ठीक है। कितना आसान होगा ना, इसमें से इसको अब इसमें से माइनस कर लेंगे, लेस कर लेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज टेकन ओवर, टेकन ओवर, ठीक ना बच्चे। एक्सटर्नल लायबिलिटी जितना में लिया होगा टेकन ओवर किसके द्वारा, ट्रांसफरिंग कंपनी के द्वारा, तो इसको आप माइनस कर लेना। जो वैल्यू आएगा ना बच्चे, जो वैल्यू आएगा ना उसको हम लोग कहेंगे नेट एसेट्स, नहीं कहेंगे नेट एसेट्स। और यही नेट एसेट्स क्या कहलाता है बच्चे, पीसी। यही जो नेट एसेट्स आया वही हो गया पीसी, परचेज कंसीडरेशन। बताइए कुछ था इसमें, नहीं। करना क्या था, तो आपको इसमें नेट एसेट्स मेथड में जितना भी एसेट्स होगा, जो जो एसेट्स लिया होगा ट्रांसफरिंग कंपनी ने, वो सब एसेट्स को बारी बारी से यहाँ पे लिख लेना, उसका वैल्यू यहाँ पे शो कर देना मार्केट वैल्यू पर। और एक्सटर्नल लायबिलिटीज, इंटरनल लायबिलिटीज नहीं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। एक्सटर्नल लायबिलिटीज जितना लिया है कौन, ट्रांसफरिंग कंपनी ने, उसको आप माइनस कर लेना, जो वैल्यू आएगा उसको कहेंगे नेट एसेट्स। और यही नेट एसेट्स क्या हो जाएगा, पीसी हो जाएगा। हमें यहीं तक नहीं रुकना है। तब सर ये तो हो गया कि आप बिजनेस का वैल्यू लगाए कि भाई इतना पेमेंट हम करेंगे, पीसी के बराबर हम अमाउंट पेमेंट करेंगे। पेमेंट का फॉर्म होता है, पेमेंट कैसे करोगे, नहीं। हम लोग जब मार्केट में कुछ सामान खरीदते हैं तो जनरली तो आप कैश देते हैं, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, कम कैश नहीं दे करके कुछ और भी सामान दे देते हैं। तो कंपनी भी क्या करती है, कंपनी ने कहेगा कि ये जो पीसी का अमाउंट हुआ ना, ये पीसी को देखना है आपको। क्वेश्चन में पहले पीसी निकालना, फिर ये देखना है कि ये पीसी किस तरह से कंपनी डिस्चार्ज कर रही है, ट्रांसफर कंपनी ने। तो ये भी देखना, डिस्चार्ज ऑफ, डिस्चार्ज ऑफ पीसी, डिस्चार्ज ऑफ पीसी, ये देखना है कि पीसी को किस फॉर्म में डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो इस पीसी को डिस्चार्ज हम लोग जो कर सकते हैं, कैसे बच्चे, तो एक हो गया इन कैश में, कंपनी कहेगी कि या तो हम कैश दे देंगे। अच्छा, दूसरा क्या दे सकते हैं, कंपनी कहेगी या तो हम शेयर्स देंगे। कंपनी कह रहे हैं कि इस पीसी का डिस्चार्ज या तो कैश में हम कर देंगे या तो शेयर्स में दे देंगे। शेयर्स में दोनों शेयर्स की बात करेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स भी और इक्विटी शेयर्स की बात करेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स भी और बच्चे इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पीसी निकालना है, फिर ये भी क्वेश्चन देखना है कि पीसी को डिस्चार्ज कैसे कर रहे हैं ट्रांसफर कंपनी ने। पीसी को डिस्चार्ज कौन सा फॉर्म, ये फॉर्म हो गया, किस फॉर्म में, किस रूप में पेमेंट कर रही है। क्या टोटल कैश में पेमेंट कर रहा है, क्या टोटल शेयर्स में पेमेंट कर रहा है, क्या टोटल कुछ कैश में पेमेंट कर रहा है, कुछ शेयर्स में पेमेंट कर रहा है क्या। तो बोलो इसमें समझ में आया, यस सर। इसके रिगार्डिंग में देखना बच्चे, कुछ सवाल हम देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 निकालेंगे आप लोग। अच्छा, बुक कौन सा चल रहा है हम लोग का, तो एस.एम. शुक्ला बुक है। बुक कौन सा चलेगा, एस.एम. शुक्ला का, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग में हम आपको पहले क्वेश्चन बना दिखाते हैं, पीसी निकालना कैसे है। चलिए क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर हम लोग 2 देखेंगे। और 2 आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, दिख रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखो, नीचे आपको लिखा हुआ है कैलकुलेट परचेज कंसीडरेशन, करा है ना। तो बताइए आपको यही क्या निकालने के लिए परचेज कंसीडरेशन कह रहा है। मेथड नहीं बोला होगा बच्चे, मेथड आपको प्रैक्टिकल में देखना है कि कौन सा मेथड से पेमेंट करना है, पीसी कौन सा मेथड से निकालना है। तो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन ध्यान रखना। ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड इंगेज इन सेम टाइप ऑफ बिजनेस, तरह ए लिमिटेड और बी लिमिटेड एक ही तरह के बिजनेस में इंगेज है। जी सर। उसके बाद सेम टाइप बिजनेस
डिसाइडेड टू अमलगमेट एंड फॉर द परचेज ऑफ देयर बिजनेस, और इन लोगों ने डिसाइड किया भाई चलो एकीकरण हो जाएंगे और इसका बिजनेस को परचेज कर लेगा। कौन? सी लिमिटेड वाज फॉर्म्ड ऑन 31 मार्च 2014। देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। देखो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड का बैलेंस शीट नीचे दिया हुआ है और ये दोनों कंपनी का एकीकरण हो रहा है, दोनों कंपनी बंद हो रहा है, सेम टाइप का बिजनेस है और इन दोनों कंपनी को कौन परचेज कर रहा है? सी कंपनी ने। तो आप यहाँ बताओ कौन कंपनी परचेजर है, कौन कंपनी सेलर है? परचेजर कंपनी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसफेरी, और सेलर कंपनी क्या कहेंगे? ट्रांसफेरर। तो ट्रांसफेरी कंपनी और ट्रांसफेरर कंपनी कौन कौन है? ट्रांसफेरर बेचने वाला, ए और बी कौन है? बेचने वाला। दोनों कंपनी क्या हो रहा है? बंद हो रहा है। दोनों को कौन खरीद रहा है? सी ने। तो सी कौन होगी? ट्रांसफेरी कंपनी होगी। समझ में आ गया? ट्रांसफेरर इसमें कौन है? ए और बी। ट्रांसफेरी कौन है? सी। जी सर समझ गए। अब देखो इसका बैलेंस शीट नीचे दिया हुआ है ना बैलेंस शीट में, और हमको कह रहा है नीचे में कैलकुलेट पीसी निकालने के लिए। तो पीसी निकालने के लिए हमको एसेट्स मेथड से इसमें यूज करना पड़ेगा। और क्या करना होगा? तो सबसे पहले आपको बताना है कि एसेट्स कितना है। तो पूरा बिजनेस ना, देखो सी कंपनी ने ए और बी का पूरा बिजनेस खरीद लिया। पूरा बिजनेस परचेज करने का मतलब ए और बी का जो भी एसेट्स है, ए और बी का जो भी लाइबिलिटीज है, टोटल एसेट्स किसका हुआ? सी का। टोटल लाइबिलिटीज किसका हुआ? सी का। नहीं तो बताइए टोटल एसेट्स कितना टेकन किया होगा? तो यहाँ पर लिखते हैं एसेट्स टेकन ओवर बाय सी लिमिटेड। सी लिमिटेड ने जो एसेट्स लिया है बच्चे, कौन कौन सा? तो फिक्स्ड एसेट्स आपको दिया हुआ अमाउंट और करंट एसेट्स दिया हुआ, इसमें फिक्स्ड एसेट्स दिया हुआ नहीं है। इसका मतलब देखो ना, दोनों कंपनी का दिया हुआ है। कंपनी ए लिमिटेड भी है और बी लिमिटेड कंपनी है। बताओ ए लिमिटेड का टोटल एसेट्स दिया हुआ है ये जोड़ करके नीचे में सर कितना? 2,50,000। इसका दिया हुआ बच्चे 2,50,000 ए कंपनी का, और बी कंपनी का कितना दिया हुआ है सर? 2,46,000। 2,46,000। तो ये तो हो गया कि एसेट्स है, इन दोनों का एसेट्स लिया हुआ है कौन? सी ने। अब इन दोनों का एक्सटर्नल लायबिलिटीज देखना है, वो माइनस कर लेंगे। माइनस कर लेंगे किसको बच्चे? एक्सटर्नल लायबिलिटीज को। याद रखना एक्सटर्नल लायबिलिटीज को ही माइनस करेंगे, बाकी को नहीं। तो शेयर होल्डर्स फंड के हेडिंग में जो भी चीज आता है शेयर होल्डर्स फंड, वो इंटरनल लायबिलिटीज है, छोड़ देंगे उसको। रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में जो भी चीज है वो भी इंटरनल है, उसको भी छोड़ देंगे। तो इसके रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग में कौन है? रिजर्व फंड है, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, इसको छोड़ देंगे। ये जो करेंट लायबिलिटीज है ना, करेंट लायबिलिटीज के हेडिंग में देखो लिखा हुआ है ट्रेड पेबल्स, यही आपका एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। बताओ बच्चे एक्सटर्नल लायबिलिटीज कौन है? ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल्स है ना, ये आपका एक्सटर्नल लायबिलिटीज हो गया। बताइए इसका कितना दिया हुआ है? 30,000 बिल्कुल। और इसका कितना दिया हुआ एक्सटर्नल लायबिलिटीज? तो सर 66,000। अब ना आपको ज़्यादा कुछ दिया हुआ है नहीं, ये तो बहुत इजी था, हम लोग एसेट्स मेथड से निकाले। बताइए ए कंपनी का पीसी कितना निकला? इसको लोग नेट एसेट्स लिखाएंगे। आपका ये क्या कहलाएगा? नेट एसेट्स। और यही नेट एसेट्स क्या कहलाता है बच्चे? पीसी, परचेज कंसिडरेशन। तो बताइए कितना होगा? तो 2,50,000 में 30,000 आप क्या कर दो? माइनस कर दो सर। 2,20,000 ये हुआ, इसको माइनस कर दो। ये 2,46,000 में 66,000 तो कितना हो गया बच्चे? 0.14 1,80,000। तो ये आपका पीसी समझ में आ गया होगा बच्चे। ए लिमिटेड का पीसी कितना निकला? परचेज कंसिडरेशन 2,20,000 और बी लिमिटेड का 1,80,000। बोलिए इसमें किसी को कोई दिक्कत क्या? नहीं। तो आपको पीसी समझ में आ गया होगा कैसे निकला, कौन सा मेथड से? नेट एसेट्स मेथड से। अब ना हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन
कैलकुलेशन ऑफ पीसी। पीसी मीन्स परचेज कंसिडरेशन। तो चलो अब हम लोग जो पीसी देखेंगे ना वो कौन सा मेथड से, तो दूसरा मेथड देखेंगे बच्चे नेट पेमेंट मेथड से। क्या देखेंगे बच्चे? नेट पेमेंट मेथड। नेट पेमेंट मेथड से देखेंगे कि नेट पेमेंट मेथड से पीसी कैसे निकालना है। तो इसमें ना आपको देखना है सबसे पहले पेड टू, ये देखना है कि आप किसको पेड करना है क्वेश्चन में, पेड टू। फिर देखना है पेड इन, पेड इन, और उसके बाद फिर देख लेना है अमाउंट। बस सर इसका नई मतलब समझे, पेड टू क्या बोले, पेड इन क्या बोले, तो इसका मतलब जान लो। परचेजिंग कंपनी ऐसे समझो, ये जो है ना ये हो गया एक्स लिमिटेड और ये हो गया वाई लिमिटेड, समझना है, ठीक है। एक्स लिमिटेड का बिजनेस को परचेज कर लिया कौन? एक्स लिमिटेड, सॉरी वाई लिमिटेड का बिजनेस को परचेज कर लिया, परचेज कर लिया, कौन परचेज किया? एक्स। तो इस तरह से ये कौन हो गया? ट्रांसफेरी कंपनी, या इसको हम लोग ट्रांसफेरी कंपनी को ही क्या बोलते हैं? परचेजिंग कंपनी। और ये कौन हो गया बच्चे? जो बेचता है उसको कहते हैं ट्रांसफेरर कंपनी। समझ में आ गई ये भी? अब ना यहाँ पे याद समझना ये है कि इस वाई लिमिटेड का बिजनेस को कौन परचेज कर रहा है? एक्स ने। तो वाई लिमिटेड के बिजनेस का वैल्यू लगाया जाएगा। तो एक मेथड तो हम लोग सीख चुके हैं वैल्यू लगाने के लिए, नेट एसेट्स मेथड, और दूसरा हम लोग जो देख रहे हैं वो नेट पेमेंट मेथड्स। तो अब बताओ कि इस एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड का बिजनेस जब परचेज किया है तो क्या एक्स लिमिटेड ने इसको पेमेंट नहीं करेगा? करेगा ना। तो किसको? तो एक्स लिमिटेड का जो ऑनर होगा वो होता है शेयर होल्डर, शेयर होल्डर। तो पेमेंट मेथड में देखना क्या है, ये जो परचेजिंग कंपनी है, ट्रांसफेरी कंपनी है, वाई कंपनी के शेयर होल्डर को कितना पेमेंट किया है। शेयर होल्डर को जो पेमेंट करेगा वही सिर्फ आएगा नेट पेमेंट मेथड में। और वाई कंपनी का शेयर होल्डर भी होता है, वाई कंपनी का डिवेंचर होल्डर होगा, वाई कंपनी का क्रेडिटर भी होगा, लाइबिलिटीज होगा। तो उन सबको छोड़ दीजिए, डिवेंचर होल्डर को कितना पेमेंट किया, क्रेडिटर को कितना पेमेंट किया, लाइबिलिटीज को कितना पेमेंट किया, उन सबसे कोई मतलब नहीं। मतलब सिर्फ नेट पेमेंट मेथड में क्या देखना है कि जो कंपनी परचेज कर रहा है, ट्रांसफरी कंपनी ने ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर को जो भी अमाउंट पेमेंट किया, चाहे वो कैश में पेमेंट करे चाहे वो अदर में पेमेंट करे, वही आपका क्या हो जाएगा? पेमेंट मेथड से आ जाएगा। तो इसी को ना, अच्छा शेयर होल्डर का मतलब आप जानते हो, चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर हो या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो। तो आप यहाँ पे देखो पेड टू किसको पेमेंट करना है? सर शेयर होल्डर को। किसको पेमेंट करना है? तो एक तो आप पेमेंट कर सकते हो इक्विटी शेयर होल्डर को, इक्विटी शेयर होल्डर को। अच्छा इक्विटी शेयर होल्डर को जो आप पेमेंट करते हो ना, पेमेंट इन कैसे पेमेंट कर सकते हो? आप कैश में पेमेंट कर सकते हो और किस में पेमेंट कर सकते हो? शेयर्स में। नहीं, क्वेश्चन में गिवन रहेगा तो आप पेमेंट कैसे कर रहे हो वो दिया हुआ रहेगा। और दूसरा इसके पास कौन हो गया सर? प्रेफरेंस शेयर होल्डर, शेयर होल्डर। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी तो पेमेंट कैश में हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? शेयर्स में। ठीक है बच्चे, तो आपको यही देखना है कि पेड टू, आपको सिर्फ पेमेंट मेथड में ये देखना है कि पेड टू किसको? शेयर होल्डर को कितना पेमेंट किया है, बाकी को नहीं देखना है। इन दोनों को पेमेंट कितना किया और कैसे पेमेंट किए हैं, पेड इन किस रूप में पेमेंट किए हैं। जो भी अमाउंट आएगा इसका यहाँ पर लिख लेंगे, इसका भी जो भी अमाउंट आएगा यहाँ पर दिखा देंगे, और जो अमाउंट यहाँ आएगा ना बच्चे, इसी को हम लोग कहेंगे पीसी। बोलो कितना आसान है। अब ना क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं रहेगा पीसी निकालें, नेट एसेट्स मेथड से पीसी निकालें, ये नेट पेमेंट मेथड से ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं रहेगा। वो आप जब प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। और वैसे भी क्वेश्चन में देखना
क्या पेमेंट के बारे में साफ साफ दिया हुआ है तो पेमेंट मेथड से निकाल लेना, और ज़्यादातर सवाल इसी से आएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो पेमेंट मेथड से ही आएगा। ठीक है, तो समझ में ये भी आ गया। तो इसमें से कुछ नोट लिख लेते हैं, जो बातें हम आपको बोले ना उसको आप थोड़ा सा नोट में लिख लो, इसी के रिगार्डिंग में। नोट में क्या लिखेंगे, फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस मेथड, फॉलोइंग पेमेंट्स इज नॉट included in this method। इस मेथड में इन सबको जो लिखाएंगे अभी उसको शामिल नहीं करना है। क्या, सबसे फर्स्ट पेड टू डिवेंचर होल्डर, पेड टू डिवेंचर होल्डर, अब ना जो कंपनी परचेजिंग कंपनी होता है, परचेजिंग कंपनी ने सेलर कंपनी के डिवेंचर होल्डर को अगर पेमेंट किया है तो वो पेमेंट मेथड में जाएगा। सीधी बात यही रखना है कि शेयर होल्डर को कितना पेमेंट किया है। वैसे हम आपको और थोड़ा माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए हम ये बात लिख रहे हैं, समझ में आ गया। तो पेड टू डिवेंचर होल्डर को शामिल नहीं किया करेगा, डिवेंचर होल्डर को जो पेमेंट किया गया पेड टू डिवेंचर होल्डर शामिल नहीं किया जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या हो जाएगा, पेमेंट टू क्रेडिटर्स को, पेमेंट टू क्रेडिटर्स या लाइटिज कह सकते हो, क्रेडिटर्स को अगर पेमेंट करेंगे, क्रेडिटर्स हो या फिर बिल्स पेबल हो, बिल्स पेबल हो नहीं, तो अगर आपने कोई लाइटिज पेमेंट कर रखा है तो वो भी इसमें शामिल नहीं होगा। कभी कभी ना पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, ये तीनों, ये जो लिक्विडेशन की जगह पर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लिखते हैं, ठीक ना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट ट्रांसफेरी कंपनी ने किया है तो भी उसको इसमें शामिल नहीं करना है, इन सबको शामिल नहीं करना है। बस समझना क्या था कि पेमेंट मेथड में पीसी निकालने के लिए सिर्फ वही अमाउंट लेना है जो शेयर होल्डर को पेमेंट किया गया है, चाहे जैसे भी पेमेंट किया गया हो। बाकी अगर किसी को भी पेमेंट किया गया उसको शामिल नहीं लेना है। बोलो, इसमें किसी को कोई दिक्कत? हटा दें सर, इससे रिगार्डिंग में भी कुछ क्वेश्चन दीजिएगा क्या? जरूर देख लो ना, इसके रिगार्डिंग में कुछ क्वेश्चंस हैं। आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1, इसके पहले जो बनाए थे वो इलस्ट्रेशन 2 था, जो नेट एसेट्स मेथड से देखे। अब हम लोग देखेंगे इलस्ट्रेशन फर्स्ट, उससे कोई दिक्कत नहीं, पहले आप इलस्ट्रेशन फर्स्ट बनाओ या 2 बना, उससे कोई दिक्कत है नहीं। सर इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट में क्या कर रहा है? क्वेश्चन देखो, आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। क्वेश्चन कर रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2014 सन लिमिटेड वाज फॉर्म्ड बाय अमलगमेटिंग स्टार लिमिटेड एंड मून लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। करा स्टार लिमिटेड और मून लिमिटेड ये दोनों कंपनी का अमलगमेशन हो रहा है 1 अप्रैल 2014 को, और इनकी जगह पर सन लिमिटेड कंपनी का निर्माण हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि स्टार लिमिटेड और मून लिमिटेड ये दोनों ट्रांसफेरर कंपनी है, दोनों सेलर कंपनी है, और ट्रांसफेरी कंपनी कौन हो गया? सन लिमिटेड। नहीं, स्टार और मून से बड़ा कौन? सन। सर ऐसे याद रखेंगे, नहीं इससे को मतलब। देखिए अब क्या कह रहा है हमको, देखो क्वेश्चन नीचे कह रहा है कैलकुलेट द परचेज कंसिडरेशन पेबल टू स्टार लिमिटेड। तो बताइए स्टार लिमिटेड को जो हम पेमेंट करेंगे वो परचेज कंसिडरेशन कितना होगा? ठीक है, तो बताइए पेमेंट मेथड से यूज होगा। ये क्वेश्चन देख के आप बताइए ये पेमेंट मेथड से निकालेंगे एसेट्स मेथड से?
तो इसमें ना एसेट सब के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है। ये देखो साफ साफ पेमेंट मेथड से देखना है। और पेमेंट मेथड के बारे में आपको क्या बताया, डिवेंचर होल्डर को अगर पेमेंट करेंगे तो उसको इग्नोर करेंगे, पीसी में उसको शामिल नहीं करेंगे पेमेंट मेथड में, ठीक है। और डिवेंचर होल्डर को और कोई भी लाइबिलिटी पेमेंट करेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेमेंट करेंगे तो उनको इसमें शामिल नहीं करेंगे। बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत क्या नहीं ना। तो चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या करा है, सन लिमिटेड टू इशू 12% डिवेंचर ऑफ 1000 रुपीज इच टू डिवेंचर होल्डर ऑफ स्टार लिमिटेड। ये सन लिमिटेड ने स्टार लिमिटेड के डिवेंचर होल्डर को 12% डिवेंचर इशू किया है 1000 के रेट से, 1000 के रेट से इशू किया है। तो बताओ ये डिवेंचर होल्डर को इशू किया है ना, तो डिवेंचर होल्डर को पेमेंट किया, इसको तो हम लोग इस पॉइंट से हमको कोई मतलब नहीं है पीसी के लिए, इसको हम हटा दिए। आगे चलते हैं, दूसरा नंबर में करा है द डिवेंचर होल्डर ऑफ मून लिमिटेड इंसिस्टेड दैट दे शुड बी अलॉटेड इक्विटी शेयर्स इन सन लिमिटेड। अब जानते हो मून लिमिटेड का जो डिवेंचर होल्डर है वो आग्रह करता है सन लिमिटेड से कि उनको इक्विटी शेयर दिया जाए, ठीक है। एज सच अतः they were allotted 7,500 equity shares of ₹10 each at 12 per shares। और जानते हो आग्रह करने पर उनको 7,500 इक्विटी शेयर 10 रुपया के रेट से 12 रुपया वाला शेयर से, 10 रुपया का शेयर है 12 रुपया के रेट से इशू किया है। तो ये भी तो डिवेंचर होल्डर को इशू कर रहे हैं ना, इससे भी कोई मतलब नहीं है। नहीं, पहला नंबर में भी डिवेंचर होल्डर को ही पेमेंट हो रहा है और दूसरा नंबर में डिवेंचर होल्डर को ही, इससे मतलब नहीं है। हम आपको सिर्फ क्या बोले थे, प्रीफरेंस शेयर्स को कितना पेमेंट करना है नेट पेमेंट मेथड में वही आएगा और इक्विटी शेयर्स को कितना पेमेंट करना है वही आएगा। तो ये दूसरा पॉइंट से भी कोई मतलब नहीं। तीसरा पॉइंट के बारे में देखो क्या करा है, कह रहा है प्रीफरेंस शेयर्स ऑफ स्टार लिमिटेड। ये जो स्टार लिमिटेड का जो प्रीफरेंस शेयर्स है इंसिस्टेड for allotment of 911% redeemable preference shares of 100 each। ये जो स्टार लिमिटेड का प्रीफरेंस शेयर्स है ये देखो यहाँ पर, इसी से बताते हैं। जी सर बताइए। देखिए ये हम लोग स्टार लिमिटेड की बात कर रहे हैं, स्टार लिमिटेड का हम लोग पीसी निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो स्टार लिमिटेड का प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा था, ये कह रहा है कि इनको जो है ना प्रेफरेंस शेयर ही चाहिए। कितना प्रेफरेंस शेयर चाहिए, 900। ये देखो इनको 900 कितना परसेंट वाला प्रेफरेंस शेयर चाहिए था बच्चे, तो 900 11%। कौन सा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ये आग्रह किया है। स्टार लिमिटेड का जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ये आग्रह किया है सन लिमिटेड से कि हमको 911% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स दिया जाए। किस रेट से, एट द रेट ऑफ ₹100 ईच से। तो बताओ 900 को इतना से मल्टीप्लाई करो तो बताओ प्रेफरेंस होल्डर को कंपनी कितना पेमेंट कर रही है, सन कंपनी ने 90,000। प्रेफरेंस होल्डर को पेमेंट क्लियर हो गया। आगे पढ़ते हैं, आगे करा है कि द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ स्टार लिमिटेड, इसी लिमिटेड का स्टार लिमिटेड का जो इक्विटी शेयर होल्डर है। अब देखो ये स्टार लिमिटेड का जो इक्विटी शेयर होल्डर है उसके बारे में कह रहा है आर टू बी अलॉटेड 10 इक्विटी शेयर्स एट पार for 7 equity shares held by them, ठीक है। The shares of Star Limited are 21,000 of ₹10 each। इसके बारे में देखो कह रहा है कि स्टार लिमिटेड का जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो 7 रुपया के जगह पर उसको कितना मांगा, 7 रुपया के बदले में 7 शेयर के बदले में उसको 10 शेयर्स दिया जाएगा। ये देखो इक्विटी शेयर है ना, क्वेश्चन कह रहा है इसमें से कि इक्विटी शेयर्स को 21,000 इसका जो शेयर्स है इसका ना 7 शेयर्स के बदले में
21,000 निकली है। इसको ना क्वेश्चन में कह रहा है कि 7, यहाँ पे ले देते हैं 7 के बदले में कितना शेयर्स उनको मिल रहा है, 10 शेयर्स। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इक्विटी शेयर स्टार लिमिटेड का जो इक्विटी शेयर है उसको 7 शेयर्स के बदले में कितना शेयर्स मिल रहा है, 10 शेयर्स मिल रहा है। किस रेट से? पार का दाम कितना है, 10 ईच। देखो 10 रुपया का 21 का शेयर्स को इशू किया है, पार पे 10 रुपया का। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा बच्चे, ये सॉरी 7 तिया 21, 3,000 पे 30, 3 लाख हो जाता है ना। यस सर, कितना हो गया बच्चे, 3 लाख। तो बताइए कितना शेयर्स आपने पेमेंट किया है, कितना किया है, दोनों को जोड़ दीजिए तो 3,90,000। यही आपका हो गया पीसी, पेमेंट मेथड से। पेमेंट मेथड से हम लोग क्या देखें, इक्विटी शेयर होल्डर को कितना पेमेंट किया गया है। ये समझ में आया ना। एक बार इसको और देख लो। क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टार लिमिटेड का जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनको 7 शेयर्स के बदले में 10 शेयर्स दिया जा रहा है। शेयर्स कितना था, 21,000 शेयर्स था। 21,000 शेयर में 7 से डिवाइड कर दिए और 7 के बदले में कितना शेयर दे रहा है, 10 शेयर्स दे रहा है ना। और कितना रुपया के रेट से दे रहा है, 10 रुपया के रेट से। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आता है, 3 लाख। समझ में आ गया। ये पेमेंट मेथड से आपका क्लियर हो गया। तो आप ना क्वेश्चन बनाना, इलस्ट्रेशन नंबर 3 और 4 बनाना, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो वेंडर कंपनी के बुक में जर्नल एंट्री देखेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।